ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला बना है, ये कौन सा बना है आपका? ये बना है आपका मऊगंज। कौन सा बना है आपका? मऊगंज बना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बारे में मैंने कल आप लोग को बता दिया था, ठीक है। लेकिन इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग, क्या है इसका डिटेल। तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश का 53वां जिला जो बना है, जो पूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी घोषणा की थी। और इसके अंतर्गत कितने तहसीलों को शामिल किया गया था? तो 3 तहसीलों को शामिल किया गया था, मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमाना और 4 देवतला। 4 तहसीलों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। और ये आधिकारिक जो सूचना इसकी जारी की गई है, ध्यान रखना 16 अगस्त नहीं है इसमें, सॉरी 13 अगस्त 2023 को इसकी सूचना जारी की गई थी। और ये कहाँ पे आता है तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आता है मऊगंज, ये रीवा से अलग होके बनाया गया था, ठीक है। और इसके अलावा फिर दूसरा डेट आपको ध्यान रखना है 5 अक्टूबर 2023 को। तो 5 अक्टूबर 2023 को जो जिले बने हैं, कौन कौन से बने हैं? तो ये बने हैं आपका इसमें पाढुरना 54वां जिला, और मैहर जो बना है आपका 55वां जिला बना है। तो ये 2 जिले बने हैं आपके कब? ये बने हैं आपके 5 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। एक बार सभी लोग क्लास को प्लीज शेयर भी कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या रहे, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव क्लास होने वाली है। और इतना डाटा मैं बताता चलूंगा साथ में कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? बताएं। तो हमें किससे पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? बताएं। पाली ग्रंथ से, प्राकृत ग्रंथ से, विष्णु पुराण से, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट बताएं इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहली बात बुद्ध काल की बात की जा रही है, और बुद्ध काल की जितनी भी रचनाएं हुई हैं, ज्यादातर अधिकांशता जो रचना हुई है ये पाली ग्रंथ में हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आप अगर तुक्का भी आप लगाओगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाली ग्रंथ, ठीक है। साक्य जी स्वागत है आप लोग का। अब इसका डिटेल देख लेते हैं इसमें कि उज्जैन में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानकारी, क्योंकि एक ही जगह पे जितने भी पर्यटन स्थल है उज्जैन के, पर्यटन स्थल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, पूरे एक साथ यहाँ पे लिस्ट रखे हुए हैं। जैसे महाकाल मंदिर, नागचंद्रेश्वर मंदिर का पट जो दरवाजा है वर्ष में एक ही बार खुलता है। हरिसिद्धि मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, ये व्यापम ईएसबी एग्जाम में पूछा गया है ना। गोपाल मंदिर के बारे में भी व्यापम में पूछा जा चुका है आपका। काल भैरव मंदिर, ये क्या करते हैं कि दारू बोल रहा हूँ मैं, शराब पीते हैं ये, ठीक है। तो ये ऐसा मानता है, वहां की प्रथा है। रामघाट जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? क्षिप्रा नदी के तट पे स्थित है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। हाँ, फिर कलियादेव पैलेस भी उज्जैन में आता है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपका। वैश्या टेकरी, संदीपनी आश्रम, ये कहाँ पे आएगा? पूरे उज्जैन में आ जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो आगे हम उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन रहा है कि काल भैरव मंदिर कहाँ पे आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि काल भैरव मंदिर कहाँ पे आ जाएगा, तो ये उज्जैन में आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, शराब इनको चढ़ाई जाती है काल भैरव मंदिर में, और ये बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए हैं कि ये शराब उसमें पीते हुए दिखाया गया है कि वो पी रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। इसकी सच्चाई क्या है इस पे मुझे भी नहीं पता है। अब तृप्ति जी स्वागत है। एक बार क्लास को सभी लोग प्लीज शेयर कर दें, है ना। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, एटलीस्ट व्हाट्सएप स्टेटस में तो लगा ही सकते हैं, है ना। कम से कम 30 संख्या तो होनी चाहिए। चलिए, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पे स्थित मानधाता नगरी जो है किसने बसाई थी? बताएं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानधाता नगरी जो है किसने बसाई थी? मुचकुंद ने, मानधाता ने, महिष्मत ने, या कीर्तिवीर अर्जुन ने? तो फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मानधाता नगरी किसने बसाई थी? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, मानधाता नगरी जो बसाया था, किसने बसाया था? तो ये बसाया था मुचकुंद ने बसाया था। और ये जो है मुचकुंद है, ये कौन से वंश से संबंधित है? तो है वंश से संबंधित है, ये है राजा है ये, ठीक है। और इनके पूर्वज का नाम क्या है? तो इनके पूर्वज का नाम मानधाता था। तो मानधाता के लिए ही इन्होंने उन्हीं के नाम पे मानधाता नगरी बसाई हुई थी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं हम लोग इसमें। तो नर्मदा नदी के तट पे मानधाता नगरी की स्थापना यदु कबीले के हैहे वंशी राजा
महिस्मत ने की थी और उन्होंने अपने पूर्वज मांधाता के नाम पे इस नगरी की स्थापना की थी। पौराणिक ऐसी मान्यता है कि उन्होंने राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के किनारे घोर तपस्या की थी और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और राजा ने उनसे यहीं पे निवास करने का वरदान मांगा था। तभी से यह तीर्थ नगरी को क्या कहा जाता है, ओंकार मांधाता के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, नहीं, कीर्तिवीर अर्जुन नहीं होगा उसमें, ये वहां पे हो जाएंगे महिस्मत मुचकुंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये है आपका मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था। तो इनमें से कौन कौन से शिलालेख हैं अशोक के जो मध्य प्रदेश में स्थित है, बताएं। रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो या उपरोक्त सभी। तो फटाफट बताएं कि अशोक के कौन कौन से शिलालेख जो हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो देखिए यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रूपनाथ जो आता है, रूपनाथ कहां पे आ जाएगा आपका, जबलपुर में आ जाता है। ठीक है, गुर्जरा कहां पे आता है, दतिया में आ जाएगा। और सारोमारो कहां पे आता है, सीहोर में आ जाएगा। तो आप बताओ क्या ये तीनों जो स्थान है क्या मध्य प्रदेश में आ रहे हैं? तो तीनों मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे आपको बताना है कि प्राचीन जो शक्तिपीठ है पीताम्बरा पीठ, तो पीताम्बरा पीठ जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताएं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी है एमपीपीएससी लक्ष्य आपकी, और इसमें अच्छे से पढ़ते चलें। रीना मिश्रा स्वागत है। तो पीताम्बरा पीठ जो है किस जिले में आता है, दतिया में आ जाएगा, उज्जैन में, देवास में या सीहोर में? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पीताम्बरा पीठ कहाँ पे आता है, पीताम्बरा पीठ आ जाएगा आपका दतिया में। कहां पे आ जाएगा, सॉरी उज्जैन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे दतिया में आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी प्रमुख जैन तीर्थ स्थल हैं उनकी मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे रखी हुई है, तो लिस्ट भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो पावागिरी जो आता है आपका खरगोन में आ जाएगा, पुष्पगिरी आता है आपका देवास में, सोनकक्ष देवास में, गुम्मटगिरी इंदौर में आएगा, मंगलगिरी कहाँ पे है, सागर में आता है, मुक्तागिरी आ जाएगा आपका बैतूल में, सोनगिरी जो है आपका अभी क्वेश्चन आपका जो था दतिया में है, फिर पिसनहारी का मढ़िया जो है आपका ये जबलपुर के निकट आता है, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल ये कहाँ पे आता है, धार में आ जाएगा, और भोपावर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है आपका, धार में, ये भी आ जाएगा। इसके अलावा पार्श्वनाथ और आदिनाथ जैन मंदिर कहाँ पे आते हैं, खजुराहो में आ जाएगा। बावन गजा मंदिर ये कहाँ पे आता है, बावन गजा यानी चोलगिरी बड़वानी में आ जाएगा, जिसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। ये सभी आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पीडीएफ भी आप लोग को इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे जैन तीर्थ स्थल की प्रमुख लिस्ट है, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है जिसे किसी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई है, बताएं। एमपी की ऐसी पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है जिन्हें वर्ल्ड कप में क्या मिला है, मैन ऑफ द मैच मिला हुआ है, बताएं। दिव्या वस्त्रकार, रितिका दांगी, मिताली राज या पूजा वस्त्रकार? तो कौन है, मैंने बताया जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी ऐसी महिला है जिन्हें वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मिला है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, ये मिला है आपका पूजा वस्त्रकार को। किसको मिला है, पूजा वस्त्रकार को मिला है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल भी देख लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो पूजा वस्त्रकार क्या है, एक भारतीय क्रिकेटर है जो कहां से संबंधित, इसमें मध्य प्रदेश के लिए खेलती हैं। उन्होंने 4 प्रथम श्रेणी के वनडे है ना, 25 लिस्ट ए क्रिकेट और 17 महिला T20 मैच खेले हैं। उन्होंने 9 मार्च 2013 को ओडिशा के खिलाफ एक T20 मैच में प्रमुख घरेलू क्रिकेट में पदार्पण किया हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इन्होंने वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी पाया है। हाँ, पीडीएफ में तो सारी चीजें हैं ही, अब क्या इसमें सारी चीजें रहेंगी पीडीएफ में। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ यहाँ पे नित्य लोक नृत्य भी, हर एक टॉपिक के मैंने कोशिश किया कि क्वेश्चन रहे इसमें। तो अटारी नृत्य जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है, ये आपको बताना है। अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है, बघेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, मालवा में या निमाड़ क्षेत्र में? तो फटाफट बताएं इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, अटारी नृत्य जो फेमस है ये कहाँ पे आता है आपका, बघेलखंड क्षेत्र में ये होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, 6 नंबर का डी होगा, 7th नंबर का बताएं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बघेलखंड। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो अटारी नृत्य क्या होता है, यह बघेलखंड के भूमिया बैगा जनजाति के नृत्य है। और यह नृत्य कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। इसमें एक पुरुष के कंधे पर 2 आदमी क्या करते हैं, आरूढ़ होते हैं, यानी चढ़ जाते हैं उनके कंधे पे, और एक व्यक्ति ताली बजाते हुए भीतर बाहर आता जाता रहता है, पादपर्श में रहते हैं। तो ये अटारी नृत्य है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ये लिस्ट भी, कि बैगा जनजाति के द्वारा और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो वो नृत्य है आपका कर्मा नृत्य, ठीक है। और कर्मा नृत्य जो है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, या गिनीज बुक में भी इसको शामिल किया गया है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गिनीज बुक में शामिल आदिवासी नृत्य कौन सा है, तो गिनीज बुक में शामिल आदिवासी नृत्य कौन सा है, कर्मा है, ठीक है। ये मंडला बालाघाट में होता है बैगा जनजाति के द्वारा। इसके अलावा परधौनी नृत्य भी इसके द्वारा किया जाता है, रीना नृत्य, बिमला नृत्य और सजनी दीवानी नृत्य, ये सभी जो होते हैं कौन से जनजाति नृत्य करती है, तो बैगा जनजाति नृत्य करती है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अभी, ऑलमोस्ट अभी कल से तो स्टार्ट ही किए हैं इसको। 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कल से स्टार्ट हुआ है, तो अभी आप लोग लेट नहीं हुए हैं। डेली क्लास में आया करें, 10 बजे क्लास चलती है, और हम लोग 2 महीने के अंदर अंदर ये 5000 क्वेश्चन करेंगे पूरा। और लेकिन 5000 क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं गिनिएगा कि मैं जो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, है ना। 5000 क्वेश्चन में ऐसे नहीं गिनिएगा, ये गिनिएगा उनके साथ में कितने फैक्ट करा रहा हूँ पूरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आड़ा खड़ा नृत्य मध्य प्रदेश की किस अंचल का है बताएं। तो आड़ा खड़ा नृत्य जो है एमपी के किस अंचल का है बताएं। बघेलखंड अंचल का है, मालवा अंचल का है, निमाड़ अंचल का है, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताएं राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ, कल का देख चुके हैं, तो कल से स्टार्ट किया मैंने इसको। तो आड़ा खड़ा नृत्य मध्य प्रदेश के किस अंचल का है, ये फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आड़ा खड़ा जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल से संबंधित है। कहां से संबंधित है आपका, ये निमाड़ अंचल से संबंधित है, ठीक है। और इसका डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए निमाड़ में और कौन कौन सा नृत्य होता है, तो ये होता है काठी नृत्य, वेरी फेमस, बहुत फेमस है ये, है ना। गणगौर नृत्य, मांडलिया नृत्य, फेफारिया नृत्य और डंडा नृत्य, ये जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, निमाड़ क्षेत्र में होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि मालवा क्षेत्र के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, जैसे मटकी नृत्य, राजवाड़ी नृत्य, भगोरिया नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य, इंद्रपरे नृत्य, ठीक है, और अंटिया नृत्य। बुंदेलखंड में जो आता है राई नृत्य, बधाई, ढिमराई, सहरा, कानड़ा और जावरा, तो ये भी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। हाँ, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा नंबर है 9630828149। हालांकि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है, वहां पे पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा, है ना। तो कहां पे बनाया जाएगा पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, या फिर जबलपुर में, कहां बनेगा बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ, लेकिन पीडीएफ केवल उन्हीं लोग को मिलेगी जो लोग क्लास लेते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूं आप लोगों से, ना तो क्लास का ले रहा हूं ना तो पीडीएफ का ले रहा हूं। तो फायदा भी उनको मिले जो उसकी वैल्यू समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपका भोपाल में। और कहां पे बनाया जाएगा, ये भदभदा बांध के पास में, कहां पे, भदभदा के पास में बनाया जाएगा, ठीक है। तो मगरमच्छों के संरक्षण के लिए ये किया जा रहा है, इसका डिटेल भी देख लेते हैं हम लोग। तो मगरमच्छों के संरक्षण के लिए भोपाल में पहली बार बन रहा है रिसर्च सेंटर। भोपाल का एक्वेटिक इकोसिस्टम लगातार बेहतर यहाँ पे होता जा रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, बाकी मैं पीडीएफ पे सब कुछ रहेगा, हर चीज ये इंक्लूड है ना। तो ये कहाँ जाएगा, ये सारे पीडीएफ में पहले से मैंने इस बार पूरा व्यवस्थित कर रहा हूँ, क्योंकि एक क्लास लेने के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे इसको पूरा तैयार करना पड़ता है, तब मैं क्लास ले पाता हूँ। और कोई मैं यहाँ पे ऑपरेटर नहीं रखा हूं, मैं खुद से कर रहा हूँ, है ना। तो टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको पूरा डिटेल में मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अब अगला जो इंपॉर्टेंट है ये है पेमा फालिया, ये किस चित्र के श्रेष्ठ चित्रकार हैं बताएं। तो पेमा फालिया जो है किस चित्र के श्रेष्ठ चित्रकार हैं? पिथौरा, बैगा चित्रकार हैं, मांडवी हैं या गोंड चित्रकार हैं? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो केवल यही सपोर्ट कर सकते हैं कि आप लोग इसको स्टेटस में लगा लिया करें, जिससे आपके थ्रू अगर 2 बच्चे भी यहाँ पे लाइव जुड़ते हैं तो धीरे धीरे करके सब लोग मिलके बहुत सारे बच्चे ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लास में। तो पेमा फालिया किस चित्र के श्रेष्ठ चित्रकार हैं? तो ध्यान रखना ये जो चित्रकार हैं ये पिथौरा चित्र के जो है प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आदिवासी लोक चित्रकला से हैं और कौन से जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। कौन से जनजाति से? भील जनजाति के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं ये। और इनकी हाल ही में मृत्यु भी हुई है ना। तो 2023 में ही इनकी मृत्यु हुई है। और शिवराज सिंह जी ने इनका क्या किया था, आपका ट्वीट भी किया हुआ था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इनको पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है ना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पिथौरा चित्रकला के एक और चित्रकार हैं जिनका नाम क्या है? भूरीबाई। तो भूरीबाई भी बहुत फेमस है, जो पिथौरा चित्रकला से ही संबंधित है। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और दोनों कौन से जनजाति से संबंधित है? दोनों भील जनजाति से संबंधित हैं इस पे, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच शंकर सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अगला है आपका, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्यतः किसका चित्रांकन होता है बताएं, है ना। ये यूनिट 10 के सब आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। अभी मैं जो करा रहा हूं ये यूनिट 10 के क्वेश्चन करा रहा हूं। तो पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्यतः किसका चित्रांकन किया जाता है? गायों का किया जाता है, घोड़ों का किया जाता है, हाथी का किया जाता है या मोर का किया जाता है? तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, पिथौरा भित्ति चित्र में जो चित्रांकन किया जाता है ये मुख्यतः घोड़ों का किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और ये देखिए इस तरीके से कोई चित्र होते हैं, अब सेम ऐसे ही नहीं होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर घोड़ों का ही चित्र यहाँ पे होता है। लेकिन आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखने हैं, है ना, क्योंकि यूनिट 10 को थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना, पिथौरा चित्रकला तो भील जनजाति से संबंधित है ही, लेकिन दिगना चित्रकला को भी आपको ध्यान रखना है, जो गोंड जनजाति से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आने की बहुत संभावना है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, है ना। नोह डोरा जो है आपका ये भी गोंड जनजाति से संबंधित है। इसी तरीके से ढोकरा कला जो संबंधित है ये भारेवा समुदाय बैतूल से संबंधित है। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखो जितनी भी चीजें पीडीएफ में है वो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाता हूं वो जरूर नोट डाउन आप लोग करते चलिएगा, जो भी अगर मैं जरूरत पड़ती है तो लिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा पहली बार बच्चों के लिए अलग से बजट पेश किया गया है? तो ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो बताएं किस राज्य सरकार द्वारा पहली बार बच्चों के लिए अलग से बजट पेश किया गया था? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा या महाराष्ट्र के द्वारा? ये फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। पोल में आंसर, यूट्यूब में पोल वाला सिस्टम नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं इसमें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए जो अलग से बजट पेश किया है ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया हुआ है, ठीक है, वर्ष 2023 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एमपी करंट अफेयर भी नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। एमपी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मैं इसमें भी कराऊंगा और अलग से भी एक सेक्शन लेके आऊंगा, एमपी करंट अफेयर का भी और इंडिया करंट अफेयर के भी, दोनों के मैं लास्ट के जब 15 दिन बचे रहेंगे तब मैं उसमें कराऊंगा, जिससे अगर आपको पढ़ेंगे तो आपको याद रहे वो और डायरेक्ट वो एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक शारीरिक विकास पर ध्यान देना जरूरी था, इसलिए उनके लिए अलग से बजट लाया गया था। नेक्स्ट, अब ये पर्व से है क्वेश्चन कि घड़ल्ला पर्व जो है ये कहाँ मनाया जाता है? मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, निमाड़ में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट बताएं कि घड़ल्ला पर्व जो है कहाँ पे मनाया जाता है? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। घड़ल्ला पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, घड़ल्ला पर्व जो मनाया जाता है ये निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे नीरजा के 9 दिनों में
लड़कियां घड़ला भी मनाती हैं, और समूह में लड़कियां एक लड़की के सिर पे छिद्रयुक्त घड़ा रखती हैं जिसमें दीपक जल रहा होता है, फिर दरवाजे दरवाजे जाती हैं और अनाज या पैसा एकत्र करती हैं। अविवाहित युवक भी इस तरह का एक उत्सव छाला के रूप में मनाते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निमाड़ में। इसके अलावा ये भी मैं साथ में कुछ फैक्ट और रखा हूं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पर्व और हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे भगोरिया मालवा क्षेत्र में होता है, गणगौर जो है ये भी मालवा में होता है, मड़ई जो है आपका सतपुड़ा क्षेत्र में हो जाएगा, संजा या मामूलिया जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, मेघनाथ जो उत्सव है ये सतपुड़ा क्षेत्र में होता है, लारूकाज वेरी इंपॉर्टेंट है, तो लारूकाज जो आपका होता है ये भी सतपुड़ा बालाघाट सिवनी क्षेत्र में होता है, और गोल गधेड़ो जो होता है ये आपका निमाड़ क्षेत्र में होता है। ठीक है, या कह सकते हैं इसमें झाबुआ अलीराजपुर साइड में और मालवा में, है ना। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं इस पे। चलिए, हाँ बिल्कुल, आपने मैसेज ही नहीं किया रीना, है ना, आप मैसेज करेंगे तो जरूर ऐड किया जाएगा, जो भी मैसेज करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग ये बताइए, जितने लोग क्लास ले रहे हैं तो आप लोग क्या 2 बजे वाली मेरी थ्योरी क्लास भी अटेंड करते हैं क्या? तो मुझे तो लगता है आप लोग को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि करोगे तो वहां पे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ एमपीजीके का, तो वहां से पूरा थ्योरी भी आपका कवर होता चलेगा, और यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू कर ही रहे हैं, तो दोनों की प्रैक्टिस होती चलेगी आप लोग की, है ना। तो चंबल नदी पे निम्न में से कौन सा बांध का निर्माण होता है, बताएं। चंबल नदी पे कौन सा बांध का निर्माण हुआ है? कोलार बांध का, राजघाट बांध का, गांधी सागर बांध का, या केरवा बांध का? ये केरवा लिखा हुआ है। तो चंबल नदी पे कौन से बांध का निर्माण हुआ है, फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी पे जो बांध का निर्माण हुआ है ना, कौन से बांध का हुआ है? ये गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ है, जो कहां पे आता है आपका? मंदसौर में आ जाएगा। कहां पे आता है आपका? मंदसौर में। ठीक है, इसका डिटेल देखें अगर हम लोग, तो गांधी सागर बांध की बात करेंगे तो ये है मध्य प्रदेश पे चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना पहला बांध है। इसकी नींव 1954 में रखी गई थी। ठीक है, और 1960 में यह बनकर तैयार हो गया था। यह राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी के अंतर्गत और जो आता है राणा सागर और जवाहर सागर भी आता है। एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखना कि 115 मेगावाट जो है इसमें बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे पे है? ठीक है, तो ये मंदसौर जो आता है ये सिवना नदी के किनारे पे आता है ना, मंदसौर की बात कर रहा हूं, है ना। अब इसका और देख लीजिए राणा प्रताप सागर के बारे में भी, तो ये चित्तौड़गढ़ में आ जाता है, 1970 में बना है, 172 मेगावाट विद्युत क्षमता है इसमें। और जवाहर सागर जो बना है आपका राजस्थान में ही कोटा के पास बोरावास गांव में बना हुआ है। ठीक है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट की है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। रीना, आप अब नई स्टूडेंट नहीं रही हैं, आप पुरानी स्टूडेंट हो गई हैं, क्योंकि तो आपने कल क्लास ले लिया था, है ना। तो जो भी 1-2 क्लास ले लिए हैं तो अब वो नए स्टूडेंट में नहीं गिने जाएंगे। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध गीत गायक स्वर्गीय किशोर कुमार जी का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश के किस शहर से था, बताएं। तो खंडवा से था, खरगोन से था, बुरहानपुर से था, या धार से था? तो बताएं, किशोर कुमार जी का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, किशोर कुमार जी का जो संबंध है ना, कहाँ से है? तो ये खंडवा जिले से है। कहाँ से है? खंडवा जिले से है। तो ये निर्देशक भी रहे हैं। ठीक है, निर्देशक भी रहे हैं, आपके संगीतकार भी रहे हैं, निर्देशक, संगीतकार और इसके अलावा अभिनेता भी रहे हैं। तो तीनों ये रहे हैं। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। जहांगीर महल कहां पे स्थित है, बताएं। जहांगीर महल कहां पे स्थित है बताएं? टीकमगढ़ में, ओरछा में, धार में, या बुरहानपुर में? तो फटाफट बताएं। तो दो क्लास मैंने थोड़ा सा मीडियम लेवल का रखा हुआ है ना, और कल वाला जो मैं क्लास रखूंगा इसमें थोड़ा सा टफ लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसे मान चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन जो टफ लेवल के रहेंगे, ठीक है, और बाकी फिर नॉर्मल रहेंगे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल यह है कि हर तरह के क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। ठीक है, क्लास आपका नेट में थोड़ा इशू होगा नीलम, तो नेट को सही करिए तो क्लास अच्छे से चलेगी। जहांगीर महल कहां पर स्थित है? तो जहांगीर महल जो स्थित है ये आता है आपका ओरछा में। ठीक है, यह निवाड़ी में आता है, और वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो वीर सिंह देव ने अपने परम मित्र बादशाह जहांगीर, जिनका नाम क्या था बचपन में? सलीम था,
उनके लिए यह महल बनवाया हुआ था। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि ओरछा में शीश महल है, ठीक है। तो शीश महल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो ओरछा में शीश महल है और यह ऐतिहासिक स्थान कहां पे आता है, ओरछा में आता है। इस महल का निर्माण जो है 1706 में ओरछा के महाराजा उदयत सिंह ने बनवाया था। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तीसरा फैक्ट आपको यह ध्यान रखना है कि ओरछा में जो आता है कंचन घाट आता है। ओरछा में क्या आता है, कंचन घाट आता है, जो कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, तो वेतवा नदी के किनारे स्थित है। ये तीनों फैक्ट आपको ओरछा निवाड़ी से रिलेटेड ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, स्पीड ठीक है क्लास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, बताएं। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, सुंदर झीलों के लिए, अद्भुत मंदिरों के लिए, विशाल किला के लिए, या बाघ अभ्यारण्य के लिए। तो फटाफट बताएं खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, खजुराहो जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब कौन कौन से मंदिर यहाँ पे हैं, ये वाला भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही है, मिनी अयोध्या भी कहा जाता है, छोटी अयोध्या। तो ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है खजुराहो मंदिर के बारे में। कि खजुराहो को 3 समूहों में बांटा गया है इसमें, जिसमें से पहला जो आता है पश्चिमी समूह आता है। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं। पश्चिमी समूह में जो आता है आपका 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, देवी जगदम्बी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और लक्ष्मण मंदिर जो है आपका, ये पश्चिमी समूह में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी समूह में ब्रह्मा मंदिर, वामन मंदिर, घंटाई मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये पूर्वी समूह में आते हैं। और दक्षिण समूह में दूल्हा देव मंदिर और जटकरी या चतुर्भुज मंदिर आ जाता है। ये तीनों आपको अच्छे तरीके से पूरे मंदिर की लिस्ट है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये यूनेस्को में भी शामिल है खजुराहो, सबको पता है, चंदेल वंश के राजाओं ने इसको बनवाया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में खेला है, बताएं इसमें। तो कौन सा खिलाड़ी है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जो है भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में खेला है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नरेंद्र हिरवानी, नीलेश मलिक, अशोक पटेल या अजीत मिश्रा। तो फटाफट बताएं इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये जो खेले हुए हैं ये नरेंद्र हिरवानी है। कौन है, नरेंद्र हिरवानी है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से रिलेटेड हैं। और इनके बारे में अगर बात करें तो अपने पदार्पण मैच में यानी डेब्यू मैच में ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ, है ना, किसके खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने ये क्या किया था, 16 विकेट हासिल किए हुए थे। एक ही टेस्ट मैच में उन्होंने 16 विकेट हासिल किए हुए थे और 2 पारियों में 8-8 विकेट। पहले पारी में 8 विकेट, दूसरे पारी में भी 8 विकेट। तो टोटल कितने विकेट लिए थे, ये मिले थे आपके 16 विकेट एक ही मैच में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ है, बताएं। तो उज्जैन शहर में किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ है, बताएं। अशोक कुमार का, मनोज प्रभाकर का, बिरजू महाराज या शरद जोशी। तो बताएं उज्जैन में किनका जन्म हुआ है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, उज्जैन में जो जन्म हुआ है किनका जन्म हुआ है, हाँ सभी लोग आंसर करें, शरद जोशी जी का। किनका जन्म हुआ है, शरद जोशी जी का हुआ है। इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो शरद जोशी जी का जो जन्म हुआ है 21 मई 1931 को हुआ है उज्जैन में, ठीक है। और उनकी पुस्तक और निबंध संग्रह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाएगा परिक्रमा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। दूसरा फेमस जो इनका है तिलिस्म, है ना। फिर जीप पर सवार इलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। फिर किनारे बैठ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राह किनारे बैठ, ठीक है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि परिक्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, तिलिस्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचना, और जीप पे सवार इलिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये भी यथासंभव दूसरा साथ पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं, लेकिन ये 3 आपको जरूर रचना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हीरा की खदानें किस जिले में स्थित है, बताएं। तो हीरा की खदानें किस जिले में स्थित है, बताएं। दमोह में, पन्ना में, टीकमगढ़ में या छतरपुर में। तो कहां पे आता है हीरा की खदानें, फटाफट बताएं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, हीरा की खदानें जो आती हैं ये कहां पे स्थित है। तो हीरा की खदानें जो है आपका ये पन्ना में आती है ना। एमपीपीएससी लक्ष्य है, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, काफी अच्छे आंसर भी कर रहे हैं आप इसमें, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
तो कहां पे आता है, पन्ना में आता है। लेकिन अब इसकी पूरी जानकारी आपको ध्यान रखना है कि हीरा के जो खदान है केवल पन्ना बस में नहीं है, पन्ना के अलावा आपका सतना में भी आता है और छतरपुर में भी आता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से खदाने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिनौता और मझगवां जो खदान आता है आपका पन्ना में आ जाएगा, अंगोर खदान कहां पे आता है, छतरपुर में आ जाएगा, और कोटारिया जो खदान है ये कहां पे आता है, सतना जिले में आ जाता है। तो खदान के नाम भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा अच्छा, मैप तो मैंने रखा था यार, मैप है नहीं यहाँ पे, खनिज वाला मैप मैंने रखा था, चलो कोई बात नहीं। तो पीपीटी में जब पीडीएफ आपको मैं सेंड करूंगा तो खनिज वाले जो कौन से खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं उसका एक मैप भी है, वो भी आपको मैं उसमें ऐड कर दूंगा। इसमें शायद मैंने किया था लेकिन मिस हो गया। ठीक है, अच्छा आप अभी कहाँ हैं, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि IIM स्थित है, बताएं। इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में? तो बताएं जल्दी से, किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थित है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थित है, तो ये ध्यान रखना, ये जो स्थित है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंदौर शहर में स्थित है। इसका डिटेल और भी देख लेते हैं, और कौन कौन संस्थान है, तो ये ध्यान रखना। भारत के पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में स्थित है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में आता है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान ग्वालियर में आता है। भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ पे आता है? इंदौर में। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहाँ पे आता है आपका? इंदौर में आता है। दोनों आपको ध्यान रखना है, IIT और IIM दोनों कहाँ पे आएगा? इंदौर में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये है मैप आपका खनिज वाला, मैंने वही तो सोच रहा था कि भाई रखा था, कहाँ गया ये। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र में कि चीनी मिट्टी जो पाई जाती है ज्यादातर आपका ये मध्य भारत के पठारों में पाई जाती है। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पाया जाता है कुछ। ठीक है, चूना पत्थर जो है कटनी में पाया जाता है। ठीक है, हिनौता में देखिए आपका पन्ना में जो आता है हीरा की खदान है। गेरू पाया जाता है सतना में, एक थोड़ा सा नजर बैठा लीजिए आप लोग, है ना। फिर सोना जो आपका होता है यहाँ पे आपका मझौली साइड में होता है, यानी हमारे सीधी साइड में। ठीक है, कोयला सिंगरौली में होता है। ठीक है, और सोहागपुर में भी कोयला होता है। बक्साइड अमरकंटक क्षेत्र में हो जाता है। तांबा का मलाज खंड क्षेत्र और मैग्नीज, है ना, ये दोनों कहाँ पे आते हैं? बालाघाट में आ जाएंगे। फिर ग्रेफाइट बैतूल, है ना, और यहाँ पे कोयले की खदान भी है इसमें। इसके अलावा रॉक फास्फेट जो है एस्बेस्टस, ये झाबुआ में होता है। होशंगाबाद में टंगस्टन होता है। सफेद संगमरमर जबलपुर में होता है ना। तो ये एक बार आप इसको एक नजर से देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में पूरा ये मैप में बना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पे बुंदेला की छतरी किस शहर में है, बताएं। तो बुंदेला की छतरी किस शहर में बताएं इस पे? हाँ, ओरछा, शिवपुरी, सागर या दतिया? तो बुंदेला की छतरी किस जगह पे स्थित है? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेला की छतरी कहाँ पे आता है? बुंदेला की छतरी जो आता है ओरछा में आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए होगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा शहर में बीर सिंह बुंदेला की छतरी है। और यह छतरी कौन सी नदी के किनारे पे है? यह बेतवा नदी के किनारे पे स्थित है। यह 3 मंजिला छतरी है और बुंदेलों के इतिहास में बीर सिंह के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे निर्माण कार्य उन्होंने करवाए हुए थे। अब आपको ये लिस्ट भी ध्यान रखनी है कि महाराजा प्रताप सिंह की छतरी कहाँ पे आता है? छतरपुर में। बीर सिंह बुंदेला का देख लिया हम लोगों ने, ओरछा निवाड़ी में आ जाएगा। हरदौली की समाधि कहाँ पे आता है? ये भी निवाड़ी में आ जाएगा। ठीक है, फिर राणोजी सिंधे की जो छतरी है शाजापुर में आता है, और यशवंत राव होलकर की छतरी जो है मंदसौर में आ जाएगा। तो ये लिस्ट भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। जहाज महल कहां पे स्थित है, बताएं। जहाज महल कहां पे स्थित है? धार जिले में, इंदौर में है, मांडू में है या ग्वालियर में है, बताएं। तो जहाज महल कहां पे स्थित है? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। कहां पे आता है जहाज महल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो जहाज महल जो आता है ना, ये कहां पे आ जाएगा? जहाज महल आ जाता है आपका मांडू में, है ना। कहां पे आता है? मांडू में, धार जिले में आता है। और अब आपको इसके डिटेल दिखाते हैं। तो जहाज महल मांडू का एक खूबसूरत, अच्छी तरह से रखा गया ऐतिहासिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, यह 2 झीलों से के आसपास बना हुआ है। इसमें एक है मुंज तालाब और दूसरा है आपका कापुर तालाब। ये भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में।
ठीक है। और इस महल को किसने बनाया था, तो खिलजी वंश के राजा घियाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया हुआ था। इसके अलावा मांडू में और कौन कौन से इसमें महल आते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसमें और कौन कौन से महल आते हैं, तो रूपमती का महल, जहाज महल, हिंडोला महल, असरफी महल, बाज बहादुर का महल, दिल्ली दरवाजा भी इसको हम कह सकते हैं, ये प्रवेश द्वार कह सकते हैं, होसन शाह का मकबरा, जामी मस्जिद और नीलकंठ महल, ये सभी लिस्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। ये पूरे कहां पे आते हैं, मांडू धार में आते हैं, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय जो जीव उद्यान है ये किस जिले में स्थित है बताएं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आता है बताएं, मंडला जिले में, शहडोल जिले में, होशंगाबाद में या टीकमगढ़ में, तो कहां पे आता है फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो सतपुड़ा हम सभी को पता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आता है, होशंगाबाद में आ जाएगा। 1981 में क्या हुआ है, इसकी स्थापना की गई है। और ये जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो और इसका क्षेत्रफल कितने हैं, 524 किलोमीटर है। तो ज्यादातर इसमें काले हिरण यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है बताएं, पचमढ़ी क्यों इतना ज्यादा प्रसिद्ध है। जागेश्वर नाथ मंदिर है, बड़ा अभ्यारण्य है, एक सुंदर पहाड़ी है, सैरगाह या औद्योगिक नगरी है। तो पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 मिनट की क्लास और है ना, अभी 10 मिनट लगेंगे क्लास में। तो पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है, पचमढ़ी की प्रसिद्धि का जो कारण है, एक सुंदर पहाड़ी है सैरगढ़, और इसके अलावा और भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं। तो एक लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दे दे रहा हूँ जो पचमढ़ी के बारे में पूछे जाते हैं, क्या क्या है दर्शनीय स्थल। तो जटाशंकर की गुफा है यहाँ पे, है ना, पांडव गुफा यहाँ पे है, पांडव जलप्रपात पन्ना में आता है, पांडव गुफा कहाँ पे आएगा, पचमढ़ी में। फिर अप्सरा जलप्रपात, महादेव की गुफा, प्रियदर्शनी पॉइंट, है ना, रजत जलप्रपात, राजेंद्र गिरी जो पहाड़ी स्थल है ना। इसके अलावा हांडी खो, ये क्या है, घाटी है, हांडी खो क्या है, घाटी है, बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। चौरागढ़ दूसरी पहाड़ी है ना। और फिर मधुमक्खी झरना है यहाँ पे, तामिया भी यहाँ पे एक स्थल है। इसके अलावा आपका अप्सरा तो लिखा है यहाँ पे, रजत जलप्रपात भी यहीं पे आ जाता है, डचेस फॉल भी यहीं पे आता है, बी फॉल भी यहीं पे आता है, वो मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था आप लोगों को। ये लिस्ट भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर किस भगवान का मंदिर है बताएं, महाकालेश्वर मंदिर में किस भगवान का मंदिर है बताएं। ग्रीष्मकालीन राजधानी है ना, पचमढ़ी कौन सी राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। महाकालेश्वर मंदिर किस भगवान का मंदिर है, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, राम और सीता जी का मंदिर है, भैरवनाथ का मंदिर है, या भगवान शिव का मंदिर है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन सा मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट मैंने रखा हुआ है, उज्जैन के जितने भी मंदिर आते हैं ये पूरे इतना ही दर्शनीय स्थल हैं। और क्वेश्चन भी अगर पूछे जाएंगे उज्जैन से तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें से अभी व्यापम में पूछा गया है हरसिद्ध मंदिर कहाँ पे आता है, तो ये उज्जैन में आ जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर, बड़े गणेश जी का मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कालियादेव महल, राम मंदिर, भरतरी गुफा भी यहाँ पे आता है, पीर मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर, शनिदेव मंदिर, गोमती कुंड यहाँ पे आता है, विरला मंदिर आ जाएगा, काल भैरव मंदिर, कालिदास एकेडमी, वेदशाला, गोपाल मंदिर, 24 खंभों वाला मंदिर यहाँ पे आता है, मंगलनाथ मंदिर, संदीपनी आश्रम, गढ़ कालिका मंदिर, विक्रम कीर्ति मंदिर और रामघाट, विक्रम विश्वविद्यालय, ये सभी जो आएंगे ये कहाँ पे आते हैं, पूरे उज्जैन में आ जाते हैं। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पीडीएफ में तो आपको मिल जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोग को क्या सब पता था इसमें पूरे स्थल, कुछ पता होंगे कुछ नहीं पता होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण क्या है बताएं। अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण क्या है, पहाड़ी सैरगाह है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, महेश्वर मंदिर है, या फिर नर्मदा घाटी का उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। एमपी में कितना है, 1077 किलोमीटर एमपी में है ये, ठीक है। कितने राज्यों से होके जाती है, तो ये जो जाती है एमपी से में जाती है, महाराष्ट्र में जाती है, ठीक है, और गुजरात में जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। लेकिन अब आपको ये चीजें नहीं पता होंगी, ये पता होंगी तो बहुत कम आपको पता होगा कि कुछ दर्शनीय स्थल और है अमरकंटक में जो आपको ध्यान रखना है। जलप्रपात तो मैंने पहले ही पूरी लिस्ट बता दी थी,
इसके अलावा आपको क्या करना है, कर्ण मंदिर ध्यान रखना है जो कलचुरी राजाओं ने बनवाया था यहाँ पे। पातालेश्वर मंदिर यहीं पे आता है। सोनमुड़ा जो सोन नदी का उद्गम स्थल है वहां पे स्थित है। दूध धारा जलप्रपात है ना, फिर दूध धारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, है ना, ये सब अमरकंटक में ही आता है, मैं पहले ही बता दिया था, है ना। फिर ज्वालेश्वर मंदिर आपको ध्यान रखना है, ये भी अमरकंटक में आएगा। श्री यंत्र महामेरु मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी अमरकंटक में आता है, बहुत अच्छा ये मंदिर बनाया गया है। फिर धुती पानी या धुनी पानी है, ये भी कहाँ पे आता है, अमरकंटक में आता है। तो जो पता है आपको अच्छी बात है, जो नहीं पता है वो भी आप लोग इसमें अच्छे से देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। हाँ, यहां से अमरकंटक से क्या होता है, नर्मदा सोन जोहिला नदियों का उद्गम होता है, सबको पता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ थे जो सरोद बजाते हैं, उनका जन्म किस शहर में हुआ था बताएं। तो अमजद अली का जो इनका जो किस शहर में हुआ था, इंदौर में, ग्वालियर में, विदिशा में या खंडवा में। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। अमजद अली का जन्म किस शहर में हुआ था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर से रिलेटेड है ये, ठीक है। और इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, ये सब मिल चुका है। तो सरोद वादक हैं जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है, तो ये भी फैक्टर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भोपाल से पहले एमपी की राजधानी कहाँ थी बताएं। भोपाल से पहले एमपी की राजधानी कहाँ पे थी बताएं। यूनिट वाइज क्वेश्चन भी लगाएंगे या सब मिक्स रहेंगे। हाँ, यूनिट वाइज क्वेश्चन भी चलेगा रीना, है ना। और बाकी मैंने अभी पिछली क्लासेस में करा दिया है, सभी यूनिट के क्वेश्चन 2-2, 3-3 क्लास मैंने रखे हुए थे, लेकिन आगे भी आगे यूनिट के भी लेके चलेंगे। लेकिन आप मुझसे उम्मीद कर सकते हैं जो कवर कराने के लिए यूनिट 2, है ना, यूनिट 4, यूनिट 6, यूनिट 10, यूनिट 1, यूनिट 7, है ना। और इतना तो मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा, अच्छे से क्वेश्चन इनके कवर करा दूंगा। इसके अलावा शायद करंट अफेयर यूनिट 8 के अंतर्गत आता है ना, यूनिट 8 भी आपको कवर कराऊंगा अच्छे तरीके से, तो इतना मैं आप लोग को करा दूंगा अकेले, ठीक है। चलिए, भोपाल से पहले एमपी की राजधानी कहाँ थी। तो भोपाल से पहले एमपी की जो राजधानी थी ये कहाँ पे थी, नागपुर में थी। कहाँ पे थी, नागपुर में थी, ठीक है। और ये मध्य प्रांत की पहले राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और फिर भोपाल कब राजधानी बना है, तो भोपाल जो राजधानी बना है 1956 में राजधानी बना हुआ है। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे। हाँ, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिवपुरी किस नदी के किनारे पे स्थित है बताएं। यूनिट 9, अच्छा हाँ, यूनिट 9 भी मैं आप लोग को कवर कराऊंगा अगर आप लोग इसमें चाहेंगे। मैं तो चाह रहा हूँ यूनिट 9 का थ्योरी भी कराऊं, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं इसमें। अगर यूनिट 9 में थोड़ा सा इंटरेस्टेड आप लोग रहेंगे तो वो भी मैं करा दूंगा। शिवपुरी किस नदी के तट पे स्थित है, सिंध नदी, नर्मदा नदी, टोंस नदी या इनमें से कोई नहीं। तो शिवपुरी किस नदी के तट पे आता है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो शिवपुरी जो आता है ये आता है सिंध नदी के तट पे आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। और इसी नदी के किनारे एक बांध आता है जिसका नाम क्या है, मड़ीखेड़ा बांध, ठीक है, जिसे अटल सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो ये देखिए यहाँ पे सिंध नदी ये है, ये सिंध नदी है, विदिशा के सिरोंज जिले से निकलती है और फिर ये शिवपुरी से होते हुए कहाँ चली जाती है, फिर ये डायरेक्ट यमुना नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका मैप है, अच्छे तरीके से रिवर का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बताएं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी जो उद्यान है किसका नाम है, पेंच का है, सतपुड़ा का है, कान्हा किसली का है या बांधवगढ़ का है। तो किसका नाम है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी जो उद्यान है ये जो नाम आता है किसका आता है आपका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई है, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई है। इसका डिटेल देख लेते हैं। इस पे 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। रुडयार्ड किपलिंग की जो प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक, ये इसी से प्रेरित है, इसी राष्ट्रीय उद्यान से। इसके बीचों बीच क्या है, पेंच नदी बहती है और हिर्री नदी बहती है। और इसका वर्णन किस में मिलता है, तो अकबरनामा में इस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। तो ये फैक्ट सारे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, विशेष आकर्षण क्या है, कृष्ण मृग, काले हिरण यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक नहीं पाए जाते, बहुत पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहां पाया जाता है, सतपुड़ा में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन,
कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है सर्वप्रथम कब लगाया गया था, बताएं। एमपी में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा था? 1980 में, 1967 में, 1972 में या 1977 में? तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एमपी में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1977 में सबसे पहले लगा था। फिर कब लगा था? 1980 में लगा था, और तीसरी बार जो लगा था 1992 में। तो टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है एमपी में? 3 बार लग चुका है। पूरा डेट अगर देखना होगा तो ये आपको 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक है। दूसरी बार 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक है। तीसरी बार जो है आपका 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक है। ये सारा फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग इसमें। आज थोड़ी सी छोटी क्लास इसमें है, कल वाली क्लास थोड़ा सा और लंबी हम लोग रखेंगे। और क्लास का टाइम डेली जो रहता है 10 PM पे रहेगा एमपीजीके का। इसके अलावा आपको मैं बता दूं 2 PM पे जो क्लास रहती है इसमें हम लोग एमपीजीके थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो क्लास भी आप लोग जरूर लिया करें। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी केवल व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो बॉयज का ग्रुप अलग बना है, गर्ल्स ग्रुप अलग बना है, आप लोग चाहें तो इससे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें निश्चिंत रहें, एमपीजीके के पूरे बहुत सारे क्वेश्चन 90 से 95% क्वेश्चन आपको मेरी डायरेक्ट क्लास से देखने के लिए मिल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इसके अलावा मैं जो भी कराऊंगा, जैसे यूनिट 9 कराऊंगा आप लोग को, है ना, और बाकी यूनिट में कराऊंगा, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन में कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको सभी क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को पता है तो, ठीक है। लेकिन अभी नहीं बताना है, आपको बताना है जैसे वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट करना है कि लाखा बंजारा जो झील है या तालाब है ये कहाँ पे आता है, लाखा बंजारा कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन है आपके पास। और ये आपको बताना है जैसे क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट करना है आप लोग को, ठीक है। धन्यवाद।